साथ खास एक मेहमान है हमारे शो के अंदर, जिनका मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब उनसे मुलाकात होगी। आखिरकार वो शुभ घड़ी आई गई जब राजेश अग्रवाल जी, जो कि एमडी हैं इंसेक्टिसाइड इंडिया के, उनको अपने स्टूडियो में इनवाइट कर रहे हैं। वजह बहुत साफ है, कंपनी बहुत ही शानदार काम कर रही है और इस समय जिस समय हमारे देश में एक वापस से मैं बोलूँगा एक थोड़ा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, उस समय ऐसी कंपनीज की बहुत सख्त ज़रूरत है कि उनका विजन क्या है, वो क्या सोच रही हैं, देश की प्रगति और गति के अंदर उनका रोल क्या होने जा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, सरकार से क्या चाहिए, अपनी मेहनत से जहां तक वो पहुंचे हैं उसको और आगे कैसे बढ़ाएंगे, और सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ बेहद खास मेहमान राजेश अग्रवाल है। राजेश सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज हमारे साथ आप स्टूडियो में आए। सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद भी करूँगा और दूसरा मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ, एक चीज़ बारे में सब लोग बात करते हैं, सरकार भी करती है, हम सब भी चाहते हैं ऐसा हो, वो है किसानों की इनकम 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए। लेकिन किसानों की इनकम 2 गुना होगी कैसे सर? खड़ी हुई फसल तो खराब हो जा रही है, दिक्कत हो रही है। तो क्रॉप प्रोटेक्शन को लेकर आपने क्या किया और सरकार ने क्या किया, और कमी कहाँ छूट रही है? देखिए, दोनों ही तरफ से बहुत अच्छा काम चल रहा है। किसान की इनकम बढ़ाना है तो किसान को थोड़ा प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ जाना होगा। जो आम किसान है हमारे देश के, वो ज़्यादातर मोटी फसलों के साथ फंसे रहते हैं, यानी पैडी वीट साइकिल, पैडी साइकिल, कॉटन वीट साइकिल, तो इस टाइप के साइकिल्स में हैं। तो जो लोग ये करते हैं, दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ फिक्स्ड इनकम, जहाँ पर आपका जो खर्चा है, खर्चा मिनिमम है, जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है वो भी थोड़ी कम है रिलेटिवली, अगर और क्रॉप्स की, जैसे अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की तरफ देखते हैं, सब्जी की तरफ देखते हैं, या पॉली फार्मिंग की तरफ देखते हैं, या हम कुछ प्रिसीजन एग्रीकल्चर की कहीं भी बात करते हैं, तो वहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मोर द रिस्क मोर इज़ द इनकम। तो जो लोग थोड़ा एंटरप्राइजिंग हो जाते हैं, सब्जी की खेती की तरफ जाते हैं, ऑफ सीजन खेती की तरफ जाते हैं, और ग्रीन हाउसेस का, पॉली हाउसेस का इस्तेमाल करते हैं, और डेफिनेटली उनकी इनकम ज़्यादा होती है। ये अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है या फिर अवेयरनेस आ रही है सर? देखिए, अवेयरनेस आ रही है, लेकिन माइंड बनाना है। अच्छा, माइंड क्या बनाना है कि हमारे देश में आज भी जो डिसीजन होता है वो बुजुर्गों के हाथ में होता है। क्या खेती करनी है, क्या क्रॉप लगानी है, क्या दवाएं इस्तेमाल करनी है। आज बहुत बड़ी क्रांति हमारे देश में हो रही है। अगर पिछले 20-25 सालों को देखता हूं, तो जिस टाइप के प्रोडक्ट हम 20-25 साल पहले बेचते थे, या जो आज किसानों को अवेलेबल है, पूरी तरीके से चेंज होते जा रहे हैं। जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हो रहा है, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आ रही है, आज मोर फ्रेंडलियर केमिकल बन रहे हैं, मोर ग्रीनर केमिस्ट्री बन रही है, प्रिसीजन केमिस्ट्री, यानी कि जिस चीज़ की जब ज़रूरत है तब उस डोज में प्रोडक्ट अवेलेबल है। बिल्कुल लो डोज का प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिसका रेसिड्यू रहता नहीं है। 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन के इंटरवल पे आप उसको तोड़ने से पहले क्रॉप को आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस टाइप की दवाएं आती जा रही हैं। तो जैसी जैसी मांग है या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। सर, एक चीज़ मेरे को और पता करनी थी, जब आप ग्रीन केमिकल्स इन सब चीज़ों की बात बोल रहे हैं, मैं आपकी बैलेंस शीट चेक कर रहा था, उसमें इंसेक्टिसाइड और एक हर्बिसाइड्स और एक फंगिसाइड्स है जी। इनमें बेसिक एक लाइन का फ़र्क क्या है? देखिए, जब हम क्रॉप प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो क्रॉप को हर चीज़ से प्रोटेक्शन चाहिए, जैसे इंसान को चाहिए। हर्बिसाइड का रोल क्या है? खेत को साफ करना है। ओके। हर्बिसाइड चाहिए। आपने एक क्रॉप लगाया है और उसके अंदर दूसरा क्रॉप चाहे उससे अच्छा आ जाए, लेकिन वो अनवांटेड है। जैसे मैंने कॉटन की सोइंग किया, लेकिन मेरे खेत में रोज आ गया, जिसको हम हिंदी में या घास आ गया, खरपतवार। यस। तो आजकल स्पेशलिस्ट खरपतवार नाशक अवेलेबल हैं कि वो चौड़ी पत्ती का बीट है तो उसको मारेगा, घासें आपके खेत में आ गई हैं तो उसको मारेगा, और आपकी क्रॉप को नुकसान नहीं करेगा। तो बहुत प्रिसीजन, क्योंकि आज के दिन मैन पावर कॉस्ट बढ़ती जा रही है। अगर मैनुअली आपको एक खेत के अंदर वीडिंग करनी है तो 1 एकड़ का खर्चा 5,000 से लेकर 15,000 तक आ सकता है, जबकि जो केमिकल सॉल्यूशंस हैं वो 200 रुपए से लेकर 1,000-1,200 रुपए तक पे अवेलेबल है। ठीक है सर, इसमें से सबसे अच्छा कौन सा रहता है, हर्बिसाइड, फंगिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड? मतलब इसका क्या, कैसे? हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है। हर्बिसाइड वीड कंट्रोल के लिए चाहिए, जैसे मैंने बताया कि आप 500 या 1,000 रुपए का हर्बिसाइड डाल के 5,000 से 15,000 का फायदा कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपकी क्रॉप को पेस्ट इन्फेस्टेशन आ रहा है, तो उससे भी आपको बचाना है। तो उससे बचाना है तो डेफिनेटली आपको इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना होगा। और आपकी क्रॉप पे डिजीज है, कुछ फंगस आ रहा है, तो उसके लिए भी रिकमेंडेशन फंजीसाइड्स की है। ठीक है। तो हर चीज़ प्रिसीजन है। सिर्फ हमारा एक रिकमेंडेशन रहता है कि बीमारी को बढ़ाए ना। अगर बीमारी को सही समय पे कंट्रोल कर लें, यानी वीड आ रहा है तो 1 या 2 पत्ती का है, आप वीडिसाइड डाल दीजिए। अगर उसको बड़ा करेंगे तो दवाई ज़्यादा डालना होगा।
इसी तरीके से अगर पेस्ट इन्फेस्टेशन आ रहा है तो जब थोड़ा थोड़ा पेस्ट इन्फेस्टेशन है, अगर तभी उसको कंट्रोल कर लेंगे या प्रिलिमिनरी दवाई डाल देंगे तो आपको कम दवा डालनी पड़ेगी और रिजल्ट्स बेहतरीन मिलेंगे। अगर आप पेस्ट पॉपुलेशन बढ़ा देंगे, इसी तरीके से डिजीज़ बढ़ा देंगे तो फिर ज़्यादा दवाई और उसका कम असर। ठीक है, डन। अच्छा सर, हम सारी चीज़ जब सुनते हैं तो इस तरह की कंपनीज के अंदर सुनते हैं कि चाइना हमारा बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, वो वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से भी है, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो जाता है इंडिया में, तो फिर इंडियन कंपनीज को भी थोड़ी मुश्किल होती है। तो सर मेरे को जरा बताइए, इंडियन कंपनीज और चाइनीज़ कंपनीज का मार्केट शेयर अभी कितना है, और इंडियन कंपनीज कितनी अच्छे से ग्रो कर सकती है, इसमें चांसेस कितने हैं? लकीली जो हमारा एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है एक पॉजिटिव इंडस्ट्री है। ओके। चैंपियन सेक्टर हम इसको बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं कि इंपोर्ट इंडिया के अंदर होता है करीबन 1500 करोड़ का पेस्टिसाइड। अच्छा। और यहाँ से एक्सपोर्ट होता है 15,000 करोड़ का इंसेक्टिसाइड इंपोर्ट होता है, 10 गुना हो गया। और 50,000 करोड़ का लगभग $5 बिलियन का इंसेक्टिसाइड एक्सपोर्ट होता है। ओके, ठीक है। और जो इंडिया की अपनी कंजम्पशन है वो $4 बिलियन की है, 35,000 करोड़ के करीब का मार्केट है। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि आज इंडिया में बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आज जितनी लीडिंग कंपनीज हैं उन सब कंपनीज ने, जैसे अगर मैं बात करता हूँ 40-50 कंपनीज ने ऑलरेडी बैकवर्ड इंटीग्रेट किया है, अपने टेक्निकल प्लांट्स बना रहे हैं, लोग फर्दर बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि एक तरीके का सेल्फ मोटिवेशन है। मोदी जी ने कॉल दिया था मेक इन इंडिया का। आज बहुत सारा काम हो रहा है मेक इन इंडिया पे, बहुत सारा काम हो रहा है इनोवेट इन इंडिया पे, क्योंकि इनोवेशन का दौर है। आज कंज्यूमर को सॉल्यूशन चाहिए, अगर वो सॉल्यूशन आप दे सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एग्रोकेमिकल में खास तौर से जो एक बदलाव आया 15 साल में, नई नई दवाइयाँ बहुत सारी अवेलेबल रहती थी, ऑफ पेटेंट हो जाती थी, फिर भी वो मोनोपोली रहती थी, तो आम किसान को मिल नहीं पाती थी। खाली जो प्रोग्रेसिव किसान था वो उन दवाओं को अफोर्ड कर पाता था। हमने उन चीज़ों को इंडिया में बनाया, इंडिया में बना के वो कॉम्पिटिटिव हुई, क्योंकि एक बार जब इंडिया में आप मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज़ की शुरू कर देते हैं तो उसका टिम रजिस्ट्रेशन या मी टू रजिस्ट्रेशन आराम से मिलता है। ठीक है। तो मी टू रजिस्ट्रेशन जब लोग ले लेते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग जगह जगह बढ़ जाती है। रॉ मटेरियल की कंजम्पशन भी इंडिया की बढ़ जाती है, तो उससे रॉ मटेरियल के दाम भी कम होते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाती है तो उसमें भी स्पेशलाइजेशन आ जाता है, उसके दाम भी कम होते हैं, और उसका सीधा फायदा हमारे किसान को मिलता है। तो नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट जो पहले खाली प्रोग्रेसिव किसान को अवेलेबल थे, मैं कहता हूँ हर किसान को अवेलेबल हो पाते हैं जब वो इंडिया में बनने शुरू हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हमारे किसान के पास है, क्योंकि अभी हुआ क्या है कि दुनिया भर में जो इन्वेंशन थोड़ी सी कम हो गई है। जो पहले यूरोप में R&D कहते हैं जी, जो R&D जो पहले होती थी वो यूरोप में और अमेरिका में सबसे ज़्यादा होती थी, अब वो थोड़ी जापान की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गई है। तो आज जापानीज कंपनी इंडिया आ रही हैं, इंडियन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं। उसके अलावा जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना है, यानी जो ऑफ पैटेंट टेक्नोलॉजीज हैं उनको इंडियन कंपनियां तेजी से बना रही हैं, और मी टू रजिस्ट्रेशन तो सस्ते में मिल जाता है, आराम से मिल जाता है, टेक्नोलॉजी भी थोड़ी क्रैक्ड होती है, थोड़ा पैटेंट से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लोग जल्दी जल्दी ले आते हैं। कंपटीशन होता है तो डॉक्टर्स इंजीनियर्स काम करते हैं, चीज़ों को बना पाते हैं। तो इस सब का फ़ायदा हमारे किसान को मिल रहा है। मैं कह सकता हूँ कि आज इंडिया के किसान को उच्चतम स्तर की नए ज़माने की दवाएं बहुत कॉम्पिटिटिव दामों पर मिल रही हैं। एक्सीलेंट सर। खैर देखिए सर, मैं मेरे को लगता है शायद मैं 1000 से मैनेजमेंट से मिल चुका हूँ, लेकिन जो ऊर्जा, जो एनर्जी, जो ट्रांसपेरेंसी आपके थॉट्स में है वो काफ़ी रेयर मैनेजमेंट में मिलती है। इसके लिए मैं थैंक यू करूँगा। और 2 हिस्से मेरे अभी और हैं सर क्वेश्चंस के। पहला है, एक तो PLI का ज़माना है जी, फैशन है, सरकार भी चाहती है कि PLI से मैन्युफैक्चरिंग को हम बेनिफिट दें। वो इलेक्ट्रॉनिक्स से शुरू करती है, वो डिफेंस में लेके आ रही है, वो अलग अलग सेक्टर्स में लेके आ रही है। आपके यहाँ पे PLI का कुछ रोल है सर? ज़रूरत भी है कि बिना ज़रूरत के आप अपनी मेहनत से खड़े हो जाओगे? देखिए, अगर आपको कुछ सपोर्ट मिलती है तो आपकी गति बढ़ जाती है। ओके। एक विजन मोदी जी ने दिया, विजन दिया, लोगों ने R&D में पैसा खर्च करना शुरू किया। गलती से पॉलिसी कुछ ऐसी हो गई जहां पर R&D को भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पहले R&D के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करते थे उसका डबल रिलैक्सेशन मिलता था, फिर 1.5 टाइम्स था, 1 कर दिया, यानी R&D का कोई प्रिविलेज नहीं है। आप R&D करके प्रोडक्ट को डेवलप करते हो, उसकी रजिस्ट्रेशन पे भी कोई प्रिविलेज नहीं मिलता। आप R&D करके प्रोडक्ट को इंडिया में रजिस्टर करते हो, मैन्युफैक्चरिंग चालू करते हो, उसका चाइनीज रजिस्ट्रेशन जल्दी से आ जाता है और गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है। बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे देश में प्रोडक्ट बन रहा है, मैं इसको इम्पोर्ट नहीं होने दूंगा, लेकिन इंडिया के अंदर तो रिलैक्स गाइडलाइन में लोग इम्पोर्ट भी रजिस्ट्रेशन कर ले, तो आपको हर तरीके का कंपटीशन है। तो वो परेशानियां आ रही हैं। दूसरा, PLI स्कीम हम देख तो रहे हैं 3 साल से कि आएगी आएगी आएगी, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन PLI अनाउंस नहीं हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं
कि अगर गवर्नमेंट इस पे थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ी सी स्कीम्स ऐसी लगाए जिसको हर टाइप की कंपनी, यानी खासतौर पे जो कंपनियां R&D कर रही हैं उन कंपनीज को थोड़ा सपोर्ट दिखाई दे, उसके अंदर से कुछ मिले, तो डेफिनेटली कंपनियां और ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ आगे बढ़ेंगी और जो प्रोडक्ट्स ला रही हैं उसको और तेज़ी से लाएंगी। और जो गवर्नमेंट का विजन है कि हमें और बैकवर्ड इंटीग्रेट करना है, केमिकल को बेसिक लेवल से इंडिया में ही बनाना है, क्योंकि होता क्या है, प्रोसेसिंग बहुत हद तक चाइना के पास चली गई। क्यों चली गई? कि उन्होंने इतना सस्ता प्रोसेसिंग किया, दुनिया की प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां बंद कर दी। तो कई जगह पर बेसिक केमिकल इंडिया में अवेलेबल है, प्रोसेस चाइना में होता है, फिर इंडिया में आता है, फिर इंडिया में उसका हमारे माल प्रोसेस होकर हमारे ये पास ही आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि प्राइस है, उनके पास इंसेंटिव्स हैं गवर्नमेंट की सपोर्ट है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट और आगे बढ़ जाए तो काम हो जाएगा। अच्छा सर, एक और चीज़ मेरे को पता करनी थी, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडस्ट्रीज में से एक है, अच्छी ग्रो भी कर रही है, तो थोड़ा मैं कैपेक्स के हिसाब से जानना चाहता था। टिपिकली तो आप कैपेक्स इंडिया में ही करना चाहते हो या फिर इसमें फॉरेन के भी कुछ यूनिट लगाओगे आप? एक तो मेरे को थोड़ा ये क्लियर कीजिएगा कि मेजोरिटी डोमेस्टिक मार्केट में ही रहेगा, और वो होगा कैसे? मतलब उसमें आपको रेस करना पड़ेगा कि इंटरनल इक्विवल से काम चल जाएगा? देखिए, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया में हमने एक पॉलिसी बनाई है कि हम हर साल पैसा कमाएंगे और हर साल पैसा लगाएंगे। ओके, ठीक है। 2001 में मैंने कंपनी को शुरू किया था और तब से आज तक कंस्ट्रक्शन रुका नहीं है, लगातार एक्सपेंशन के मूड में। वेरी गुड सर। हमने अपने 4 R&D सेंटर्स डेवलप किए हैं, 8 प्लांट्स डेवलप किए हैं, और आगे भी नया प्लांट, नया R&D सेंटर, ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड, हर टाइप के एक्सपेंशंस मैं लगातार करता रहता हूँ। तो जिस वक्त मैं एक्सपेंशन के दौर में होता हूँ तब हमारा बजट लगभग 100 करोड़ पर एनम पे चला रहता है। जिस वक्त हम नॉर्मल दौर में रहते हैं तब वो 25 करोड़ का कैपेक्स एक हमारा रहता है। तो अभी जो सिचुएशन है, आज कंपनी अच्छा काम कर रही है, मुनाफा भी हमारा थोड़ा कम है, सिंगल डिजिट में है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके के प्रोडक्ट्स हम मार्केट में डाल रहे हैं, जिस तरीके की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं और जो प्यार किसानों से और नेटवर्क से मिल रहा है, तो हम कहीं ना कहीं डबल डिजिट प्रॉफिटेबिलिटी पे आ जाएंगे। और उस डबल डिजिट प्रॉफिटेबिलिटी के साथ हम 100 करोड़ रुपए साल का जो एक्सपेंस है अगले 1-2 साल जो हमें अपने प्रोजेक्ट्स में करना है उसको अफोर्ड कर पाएंगे। ये बैलेंस शीट में कब तक आ जाएगा सर? दिखने कब से लगेगा जो आप कैपेक्स करोगे? इस कैपेक्स अभी चालू है। मैंने लास्ट ईयर ही बहरोड में एक 15 एकड़ की साइट ली है। अभी उसके अंदर कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है। तो हमारा टारगेट है कि अप्रैल में 2025 के अंदर हम यहाँ फॉर्मुलेशन स्टार्ट कर दें। हमारा टारगेट है कि R&D सेंटर भी मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर के अंदर चालू कर दें, और कहीं पे दिसंबर या जनवरी के 2026 तक हम इसमें टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग भी चालू कर दें। तो बहुत बड़ा एक्सपेंशन यहाँ ला रहे हैं। सर, ये ज्योग्राफिकली एरिया पूरे पैन इंडिया रखोगे या फिर अभी थोड़ा नॉर्थ की ही तरफ ज़्यादा फोकस है? देखिए, अभी मैंने जो प्लांट्स लगाए हैं वो ज़्यादातर 3 स्टेट्स में हैं। अच्छा। जम्मू कश्मीर में है, राजस्थान में है और गुजरात में है। तो अभी क्योंकि मैंने L&T प्लांट अनाउंस किया हुआ है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस थोड़े क्लियरेंसेज आते ही वो काम हो जाएगा। वहाँ मैं फॉर्मुलेशन का भी एक्सपेंशन कर रहा हूँ। इसी तरीके से राजस्थान में चौपानकी में भी थोड़ा ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन रहेगा, और उसके बाद सोता नाला भी आ गया है। तो फिलहाल अभी यहीं पे ज़्यादा फोकस है, लेकिन ये आने वाले वक्त में कहीं भी प्लांट हो सकता है इंडिया के अंदर। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ मेरे को और जरा पता करनी थी आपसे, वो था मार्जिन्स के बारे में। जी। टिपिकल, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में ना मार्जिन्स बहुत जल्दी से ऊपर नीचे होते हैं, वो एक स्टेबल मार्केट वैसा मार्जिन्स वाला नहीं है। फसल खराब होगी, बारिश अच्छी होगी, बहुत कुछ आपके भी हाथ में नहीं है, जो कि वेदर के हाथ में ही है। तो जरा मेरे को मार्जिन्स की गाइडलाइंस दीजिए और इस समय कैसे चल रहे हैं मार्जिन, ये भी बताइए। देखिए, हम मार्जिन इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? अपने इनोवेशन के दम पर। हम किसान को नए सॉल्यूशंस देने की कोशिश कर रहे हैं। नए सॉल्यूशंस हमारे R&D सेंटर से आते हैं। जैसे मैंने बताया आपको 4 R&D सेंटर हैं। हर R&D सेंटर 4-5 टेक्नोलॉजीज मुझे हर साल डेवलप करके दे रहा है। उस टेक्नोलॉजीज को हम जमा करके उसमें से कुछ टेक्नोलॉजीज हम कमर्शलाइज कर रहे हैं। अब ये किस टाइप के R&D सेंटर हैं? जैसे इसके अंदर हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं, नए टेक्निकल बनाते हैं, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट करते हैं, नए फॉर्मुलेशन बनाते हैं। तो जब नए फॉर्मुलेशन बनाते हैं, इसमें कुछ मिक्सचर प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ हम नए फॉर्मुलेशंस बनाते हैं जो ज़्यादा फ्रेंडली हो, किसान को ज़्यादा अच्छी एफिकेसी दे पाएँ, और कोशिश करते हैं कि जो मल्टीपल दवाएं वो खुद से लेकर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, हम एक साइंटिफिक मिक्सचर उसको दे दें, और उस साइंटिफिक मिक्सचर के साथ उसको एक ही दवा से पूरा सॉल्यूशन उस वक्त जो क्रॉप में बीमारी है उसके अंदर मिल जाए। क्योंकि वो साइंटिफिक है तो उसकी साइनर्जी बहुत अच्छी होती है प्रोडक्ट्स की, और उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी मिलती है। एक दवा से उसको काम मिलता है, तो ये करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे ये जो इनोवेटिव एफर्ट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनसे हमें लगातार जो प्रॉफिटेबिलिटी है इसके अंदर थोड़ा बढ़ावा आएगा। हम पीछे 6-7% के लेवल पे गिर गए थे क्योंकि चाइना से बहुत मास डंपिंग हुआ था। कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़े और उसके बाद बहुत तेज़ी से गिरे, तो जो इन्वेंट्रीज थी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो गई।
तो उसका इम्पैक्ट था, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब तक हम पूरे उस इम्पैक्ट से बाहर आ चुके हैं और इसी साल हम डबल डिजिट मार्जिन के साथ अपना साल क्लोज करेंगे। क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, क्वार्टर 2 भी अच्छा चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये साल ऐसा रहेगा और लगातार हम 100-150 बेसिस पॉइंट्स अपने रिजल्ट्स के अंदर इंप्रूवमेंट करते रहेंगे अगले 2। एक्सीलेंट सर, हमारी वेल विशेस भी आपके साथ ही हैं कि आप अच्छे से आप मार्जिन इसको मेंटेन रखिए, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री बड़ी एक नीश इंडस्ट्री और एक ऐसे सेगमेंट को प्ले कर रही है ना जिस सेगमेंट के अंदर टिपिकली ग्रोथ की बहुत सख्त जरूरत है। अच्छा सर, एक छोटा सा पॉइंट मेरे को चलते चलते आपसे और पता करना था, जैसे कि हम नॉर्थ की बात बोल रहे हैं, क्योंकि इंडिया में ना टेम्परेचर डिफरेंस भी है, क्रॉप डिफरेंस भी है, तो टेम्परेचर भी है। सदर्न इंडिया ऑल टुगेदर एक अलग मार्केट है, वहाँ पे टेम्परेचर अलग है, क्रॉप्स अलग है। वहाँ पर आपका कुछ इनोवेशन या कुछ ध्यान है वहाँ पे, भविष्य में कभी होगा? हम काम हर जगह करते हैं इंडिया में, ओके, और फार्मर को कंप्लीट सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। ओके, आज हम अपनी कंपनी को एज अ रूरल एफएमसीजी प्रोडक्ट कंपनी चलाते हैं और बहुत ज़्यादा काम हमें किसान की ट्रेनिंग पे, क्योंकि जब आप नई टेक्नोलॉजी खास तौर पे लेके आते हो तो नई टेक्नोलॉजी को मार्केट तक पहुंचाना, कंज्यूमर को अवेयर कराना इसका क्या फ़ायदा है, फील्ड में ट्रायल्स कंडक्ट कराना, उन ट्रायल्स पे फील्ड डेज कंडक्ट कराना। तो आज मेरी बहुत बड़ी टीम है, आज 1500 से ज़्यादा लोग फील्ड के अंदर हैं जो किसानों के साथ दिन रात काम करते हैं, नेटवर्क के साथ दिन रात काम करते हैं, कोशिश करते हैं उनको रिजल्ट्स दिखाने की, उस दवाई के प्रभाव की और उसके फायदे को दिखाने की, और वो एक तरीका है जिससे हम सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कितने प्रोडक्ट हैं सर मार्केट के अंदर आपके ओवरऑल? हमारे 100 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं मार्केट के अंदर और कंटिन्यूसली नए लॉन्च हो रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जो जेनरिक टेक्नोलॉजी है उनकी टेल कटिंग भी चल रही है, तो लगभग 100 के करीब ही हमारा रेंज रहेगा जो ब्रांड्स बाजार में रहेंगे। बट लगातार नए बेटर सॉल्यूशंस हम मार्केट के अंदर पेश करते रहेंगे जिससे किसान को ज़्यादा मुनाफा हो। ठीक है, अब मैं जिससे मैंने शुरू किया था ना शो, मैं लास्ट उसी से ही कंप्लीट करूंगा। आप और सरकार मिलकर ऐसा क्या करने जा रहे हैं, या क्या योजना हो सकती है, या क्या किस पे काम किया जा सकता है जिससे देश के किसान को खड़ा किया जाए? देखिए, मेरा मानना है कि लगातार इनोवेशन की ज़रूरत है। इनोवेशन, आप ये कह रहे हैं कि की इनोवेशन में छुपी है? जी, तो नई नई चीज़ें, नए नए सॉल्यूशंस, बेहतर सॉल्यूशंस आज किसान को मिलने चाहिए। केमिकल्स के साथ साथ आजकल बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं और गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान है। आज एज अ इंडिविजुअल भी हम चाहते हैं कि हमें अच्छा खाना मिले, कम केमिकल लगा हुआ खाना मिले। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है तो हम केमिकल की क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और बेटर सॉल्यूशंस दे सकते हैं। जो नंबर ऑफ स्प्रेज हैं हमने किसान के कम किए हैं। आज मैन पावर कॉस्ट बढ़ रही है तो उसके ऊपर काम किया है कि किस तरीके से कम स्प्रे के साथ किसान को ज़्यादा मुनाफा हो सके। इस टाइप के प्रोडक्ट सॉल्यूशंस हमने बाजार में डालने की कोशिश की है। तो सरकार के साथ मिलकर अगर इनोवेशन को सपोर्ट मिलेगा, मेक इन इंडिया को सपोर्ट मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री अपने आप खड़ी हो सकती है। गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, आज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे डिफरेंट आर्म्स हैं, उनके साथ पीपीपी मॉडल में चल के काम किया जा सकता है, वो भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया कि पीपीपी मॉडल के अंदर हम बहुत अच्छे एक्सपेंशन करना चाहते हैं। सर, कुछ वेंचर करोगे आप किसी, जैसे आप बता रहे हैं बहुत सारी जैपनीज कंपनीज इंडिया में आ रही हैं जो इंडियन प्लेयर्स के साथ कर रही है, तो आपका तो काम बहुत हद तक खर्चा बच जाएगा सर R&D का? देखिए, मेरे पास एक जैपनीज R&D सेंटर है ऑलरेडी, ओके, जिसके अंदर हम न्यू केमिकल रिसर्च करते हैं, यानी नए प्रोडक्ट की डिस्कवरी करते हैं। तो वहाँ पर मेजर एक्सपेंसेस जापान से आते हैं, जापानीज लोग वहाँ उसको लीड करते हैं। उस R&D सेंटर में हमारे करीबन 65 लोगों की टीम है, जहाँ पर 35 साइंटिस्ट काम करते हैं, 4 से 5 लोग जापानीज रहते हैं। तो साथ मिलकर हम यहाँ से भी काम कर रहे हैं और यहाँ से भी हमने बहुत सारे पैटेंट्स फाइल किए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 2025 के अंदर हमें यहाँ से एक प्रोडक्ट का एप्लीकेशन हम ज़रूर डालेंगे, क्योंकि उसका डाटा तैयार हो गया, प्रोडक्ट फाइनल फेजेज में आ चुका है और 26 के अंदर इस प्रोडक्ट को लॉन्च भी करेंगे। ठीक है सर, आपका जो टोटल रेवेन्यू मॉडल है जिसमें से पैसा आता है, मैं कुछ स्टेट्स भी चेक कर रहा था, मैं आपको थोड़ा, आप भी मेरे को जरा करेक्ट कीजिएगा अगर मैं कहीं गलत हूँ किसी पॉइंट पे। तो सदर्न इंडिया से करीब 36% आपका माल मतलब आपके रेवेन्यू आता है, ईस्ट से आता है, वेस्ट से आता है, नॉर्थ से आता है, सब 20-20% से ऊपर है जी, इन सब में ही है। मतलब करीब करीब मैं बोलूंगा पैन इंडिया प्रेजेंस, पूरा पैन इंडिया प्रेजेंस होगा, जैसे आप शुरुआत में बताते हर क्रॉप में काम करते हैं, सब जगह काम करते हैं। हमने बहुत अच्छा ग्रिप बनाया अपना हर्बिसाइड्स में, खासतौर पे प्रिसीजन हर्बिसाइड में, यानी नेम द क्रॉप एंड वी हैव द टॉप प्रोडक्ट फॉर दैट। तो चाहे वो सोयाबीन है, चाहे वो कॉटन है, चाहे वो पैडी है, चाहे वो वीट है, चाहे शुगर केन है, चाहे मेज है, मेरे पास हर क्रॉप के लिए बेहतरीन सॉल्यूशन अवेलेबल है। अगर इंसेक्टिसाइड की बात करते हैं तो टॉप इंसेक्टिसाइड आजकल ग्रुप 30 के चल रहे हैं, मेरे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है। फंजीसाइड की बात करते हैं तो मेरा प्रोडक्ट पल्सर, जो जापानीज कोलैबोरेशन में बहुत
अहम प्रोडक्ट है उसका मिक्सचर भी डाला है और नए प्रोडक्ट्स भी मैं लगातार डाल रहा हूँ। तो हर रेंज के अंदर हमारे पास फार्मर के लिए सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। अग्रवाल सर, मेरे को एक छोटी सी चीज़ पता करनी, मैं अपने निजी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं एक हरियाणा स्टेट से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने वहाँ पे देखे बहुत सारे किसान हैं। प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि भाई किस प्रोडक्ट का किस तरह का प्राइसिंग है। आपकी इंडस्ट्री में जो प्राइसिंग है उसको आप अच्छे से मैनेज कैसे करते हो? मतलब क्योंकि किसान ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं लेगा, उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। अगेन ये हमारे साइकोलॉजिकल ड्रॉबैक है। ओके। जो सेल्समैन की एक वीकनेस होती है वो है, या जो नेटवर्क होता है कई बार वो आपको पुश करता है और कॉर्नर करने की कोशिश करता है। ओके। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि एक एग्जांपल दूंगा। अगेन ग्रुप 30 कंपाउंड इंडिया के अंदर 4 कंपनियां लेके आई, हम लोग भी निसान के साथ कोलैबोरेशन में शिन्वा हमने ब्रांड लॉन्च किया। 2 साल में ये प्रोडक्ट 800 करोड़ पे पहुंच गया। तो 32,000-35,000 करोड़ के मार्केट में अगले साल का टारगेट 1500 करोड़ का है कंपनीज का। तो इतना अच्छा एक्सेप्टेंस आ रहा है। अगर मैं पिछले 4 साल के लॉन्चेस की बात करता हूं तो हमारा जो ब्रांड का टर्नओवर है लगभग 1500 करोड़ का है। उस 1500 करोड़ में से 500 करोड़ का टर्नओवर हमें पिछले 4 साल के लॉन्चेस से मिला, जो कि रिलेटिवली नए जमाने के लॉन्चेस हैं। अच्छा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि प्राइस के पीछे, जेनरिक के पीछे किसान नहीं भाग रहा। हर कंज्यूमर को सॉल्यूशन चाहिए। अगर आप उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि आज अगर वो 200 या 300 रुपए की दवा छिड़क रहा है खेत में, उसको छिड़कने का खर्चा 300 रुपया है। अगर मैंने उसके 3 स्प्रे की जगह 1 स्प्रे करा दिया और वो स्प्रे अगर 700-800 रुपए का भी है, और तो उसको कन्वीनियंस कितना है। आज आपको कन्वीनियंस देना है, आज आपको रिजल्ट देना है, आज आपको सेटिस्फेक्शन देना है। अगर वो इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं तो डेफिनेटली वो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहा है। प्राइस एक बैरियर है इंडियन मार्केट में, इंडिया मास मार्केट है, तो एक थोड़ी रिलेटिवली आपको कॉम्पिटिटिव जरूर रहना पड़ता है, लेकिन इतनी इमरजेंसी नहीं है कि खाली सस्ता ही बिकेगा। नहीं, ये अच्छा किया सर, आपने पॉइंट रख दिया और ये बात मैंने भी अच्छा किया, ये आपसे पूछ भी लिया, क्योंकि ये जो प्राइस सेंसिटिव वाला मैटर होता है ना, एक जैसे आप खुद कह रहे, एक भ्रम है, एक ये फालतू की एक ड्रॉबैक है जो हमारी इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट थोड़ा पीछे की तरफ भी धकेलता है। एक चीज़ मेरे को और पता करने से, जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें B2B और B2C वाले सेगमेंट्स हैं, तो डायरेक्ट आप कंज्यूमर से टच नहीं हो, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस भी है। बिजनेस टू बिजनेस भी, जब हम नए नए टेक्निकल्स बनाते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं, तो जो बाजार में और कंपनीज हैं वो भी उन प्रोडक्ट्स को लेना चाहती हैं। अच्छा। तो हम उनको ऑफर करते हैं कि आप भी आइए, ब्रांड वैल्यू से अपने ब्रांड में बेचिए। तो उसमें 2 फायदे होते हैं कि जब कंपटीशन में आप एक प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो कंपटीशन में दूसरे प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। जैसे आपको ड्रिंक लेनी है अभी, तो चाय भी है, कॉफ़ी भी है। अगर मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ और मेरे साथ 4 लोग और कॉफ़ी बेच रहे हैं, तो कॉफ़ी चाय को थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन देगी। तो वो भी एक आइडिया रहता है कि आपका प्रोडक्ट प्रमोट होता है, टीम मोटिवेटेड रहती है, और बाजार में जब वो 4 कंपनीज पुश कर रही हैं तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को भी थोड़ा सा, जब ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है तो उसकी पहुँच पड़ती है। बाय द वे सर, आपकी कॉफ़ी ठंडी हो गई है, बात में पता ही नहीं चला कि हमारे से बात में पता ही नहीं चला। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे और पता करना चाहूँ, आगे की आप कंपनी की ग्रोथ का रोड मैप मेरे को 2-3 पॉइंट्स में दे सकते हैं सर? देखिए, बहुत क्लियर विजन है कि हमें लगातार नए सॉल्यूशंस पे काम, क्योंकि ये मैं सर कंज्यूमर भी हूँ और मैं इन्वेस्टर भी हूँ। ऐसे सोचिए कि मैंने कंपनी के अंदर पैसा भी लगाया और मैं इसका प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करता हूँ। जी, तो बहुत बड़ी क्लियर एक विजन है कि हम लगातार नए सॉल्यूशंस, नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस देंगे। आज कंपनी के 4 R&D सेंटर हैं, 2 R&D सेंटर और बना रहा हूँ। मैंने एक अपनी आर्म डेवलप की आयल बायोलॉजिकल्स, इसका नया R&D सेंटर आ रहा है जो कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का ही R&D सेंटर रहेगा। इसके अलावा जो बहरोड में नया प्लांट लगाने वाला हूँ, वहाँ पर भी एक केमिकल का नया R&D सेंटर आएगा जो फॉर्मुलेशन और टेक्निकल पे सीधा काम करेगा। तो मेरे अभी जो केमिकल के 2-3 R&D सेंटर रह जाते हैं वो 4 हो जाएंगे, बायोलॉजिकल के भी R&D सेंटर 2 हो जाएंगे। तो इनसे और ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जब और ज़्यादा टेक्नोलॉजी मिलेगी तो उनमें से अच्छी टेक्नोलॉजीज़ का चुनाव करके हम मार्केट के अंदर उनको लगातार लॉन्च कर पाएंगे। और यही नहीं है कि हम सिर्फ R&D पे काम कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लगातार एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसके साथ मार्केट में एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो कोशिश ये है कि पूरी चेन को स्ट्रांग बना सकें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, डेवलपमेंट, सेल्स, आज हर चीज़ जब स्ट्रांग होगी तभी कंपनी मजबूत होगी। तो चारों तरफ से हम नए सॉल्यूशंस लेके किसानों के बीच में आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ट्रैक्टर ब्रांड के नीचे हम अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, कि ट्रैक्टर ब्रांड को इतना मशहूर कर दें कि ट्रैक्टर देख लिया और किसान ने विश्वास कर लिया कि ट्रैक्टर ऐसी कंपनी है जो ट्रैक्टर प्रोडक्ट मेरे पास अगर आ रहा है तो एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट आ रहा है। अगर मुझे इनोवेटिव सॉल्यूशंस देखना है, ट्रैक्टर के नीचे मिलेगा। इसके अलावा निसान के साथ मेरा जापानीज़ कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है, ओत्सुगा के साथ कोलैबोरेशन है, जापानीज़ OAT एग्रीको कंपनी जापान। तो ये सब कंपनीज भी अपने नए नए प्रोडक्ट्स मुझे देती हैं। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हम अपने पार्टनर्स के साथ भी लाएंगे,
अपने R&D सेंटर की मदद से भी लाएंगे, नए नए मिक्सचर्स भी लाएंगे और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी मार्केट को ऑफर करेंगे, क्योंकि हम केवल केमिकल कंपनी बन के नहीं रहना चाहते। हमें क्रॉप प्रोटेक्शन का एक कंप्लीट सॉल्यूशन किसान को देना है, वो हम उसको अवेलेबल कराएंगे। ठीक है सर, मेरे पास थोड़ी समय की कमी है, आपसे बातचीत करूंगा तो मेरे को लग रहा है रात भी हो सकती है, क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस इतने क्लियर है। मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट थोड़ा समय की प्रतिबद्धता है, तो इसलिए मैं आपसे आज शुक्रिया अदा करूंगा। और मैं एक चीज़ और बोलूँगा, सर सामने बैठे हैं, सर के सामने ही गवर्नमेंट से अपील भी करूँगा कि देखो ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, किसानों के लिए बहुत जुटे हुए हैं। ठीक है, बिजनेस है, व्यापार है, उसमें मार्जिन्स चाहिए होते हैं मेंटेन रखने के लिए, कैपेक्स के लिए, लेकिन थोड़ा पीएलआई पे अगर आप भी सोचेंगे, हम भी सर के साथ ही आपसे अपील कर रहे हैं, थोड़ा पीएलआई के बारे में आप सोचोगे तो काम बन सकता है। आपका थोड़ा सा सहयोग इस इंडस्ट्री को बहुत ऊपर उठा सकती है, और जिस किसानों के हम 2 गुना इनकम की बात बोल रहे हैं, वो सिर्फ नारों में ना रहे बल्कि हकीकत में भी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी सर। थैंक यू वेरी मच। तो फिलहाल मेरे को इजाज़त दीजिए, इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार।